अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नस्ट का एफएलपी सॉल्व करने लगे हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स के नस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसको 3 हिस्सों में हम तकसीम कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि नस्ट के पेपर में 60 एमसीक्यूज फिजिक्स के आते हैं, तो उसमें से आज हम 20 एमसीक्यू जो है वो सॉल्व करेंगे। फिर कल इंशाल्लाह 20 को सॉल्व करेंगे और 3 दिन में हम इस एफएलपी को रिकॉर्ड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है द टेम्परेचर बिलो विच मर्करी बिहेव्स एज सुपरकंडक्टर। तो इसकी ऑप्शन ए करेक्ट है। ये एक आप कह लें कि फिक्स्ड आपको वैल्यू गिवन है, पंजाब की बुक में मौजूद है सुपरकंडक्टर्स वाले टॉपिक में 4.2 केल्विन। Second question है in an AC circuit a resistance R is connected in series with an inductor of inductance L if the phase angle between voltage and current is 45 degree then the value of inductive reactance। इसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू XL ओवर R। XL जो है ये रिएक्टेंस है इंडक्टर की। तो इसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो tan 45 थीटा की जगह आपने 45 पुट किया इक्वल्स टू XL ओवर R। तो tan 45 की वैल्यू 1 है, सो 1 इक्वल्स टू XL ओवर R और इसका फाइनली आंसर आपके पास आएगा XL इज इक्वल टू R। सो डी ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन। Question number 3 है The nature of series resonance circuit at a frequency greater than the resonant frequency will be। resonant frequency से ज़्यादा पे जाके सीरीज सर्किट RLC सीरीज सर्किट जो है वो इंडक्टिव हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टेंस जो है वो उसको अपोज करती है। कैपेसिटेंस जो है वो अपोज नहीं कर रही होती ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के ऊपर, क्योंकि बार बार जब स्विचिंग होती है कैपेसिटर की पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के दरमियान तो करंट इजीली उसमें से फिर फ्लो कर सक रही होती है, जबकि इंडक्टर उतना ज़्यादा ब्लॉक करना शुरू कर देता है करंट को हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो हाई फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंट सर्किट इंडक्टिव सर्किट के तौर पे बिहेव करता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है द इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल प्लेज द सेम रोल एज, इसकी ऑप्शन डी करेक्ट है, इनर्शिया प्लेज इन मैकेनिक्स। जो रोल इनर्शिया का मैकेनिक्स में, इनर्शिया का क्या रोल है? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल मटेरियल बॉडीज दैट अपोज एनी चेंज in its state of rest or of uniform motion। Similarly, इंडक्टेंस कॉइल के अंदर क्या करती है कि वो अपोज करती है करंट, उसमें राइट की तरफ से होकर लेफ्ट में गुजरे उसने तब भी उसे अपोज करना है, लेफ्ट से होकर राइट में गुजरे तब भी उसने उसे अपोज करना है, टॉप से बॉटम की तरफ इंडक्टेंस में जाए करंट उसने तब भी उसे अपोज करना है, बॉटम से टॉप की तरफ जाए करंट तब भी उसने उसे अब क्या करना है? अपोज करना है। तो इंडक्टेंस जो है उसका रोल अपोज करने वाला है, यानी स्टेट की चेंज को अपोज करती है। सिमिलरली इनर्शिया भी यही काम करता है, या मैथ भी यही काम करता है मैकेनिक्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 है फॉर अ ट्रांजिस्टर IC ओवर IE एक रेशो जो है वो गिवन है, अल्फा की रेशो 0.96। The current gain in the common emitter configuration is, करंट गेन कैलकुलेट करनी है, यानी IC ओवर IB हमने कैलकुलेट करनी है। तो इसको आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि IC और उसके नीचे जो है आप IE में पुट कर दें IC प्लस IB। ये फार्मूला है, IE इक्वल है उसके, तो यहाँ 0.96 है। अब IC इक्वल हो जाएगा, ये ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर दें, 0.96 IC से भी मल्टीप्लाई हो गया और 0.96
IB से भी मल्टीप्लाई होगा। 0.96 IC को आप दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। IC माइनस 0.96 IC इक्वल्स टू 0.96 IB। इसमें से जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, IC को कॉमन ले लें, IC को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आपके पास आएगा 1 माइनस 0.96। ये इक्वल का साइन नहीं आएगा, इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से। वन माइनस 0.96, तो 1 माइनस 0.96 होता है 0.4 इक्वल्स टू, इक्वेशन पूरी लिख रहे हैं, 0.96 IB। तो यह आ गया 1 माइनस 0.96 0.4 रह गया, 0.4 IC ओवर इज इक्वल टू 0.96 IB। अब आप 0.96 के नीचे 0.4 को शिफ्ट कर दें, ट्रांसफर कर दें, और IB को IC के नीचे, तो ये करंट गेन का फार्मूला बन जाएगा, IC ओवर IB इक्वल्स टू 0.96 ओवर 0.4। तो IC ओवर IB यानी करंट गेन फैक्टर, जिसको हम बीटा कहते हैं, और 0.96 ओवर 0.4 डेसिमल खत्म कर दें, 96 ओवर 4 जिसको सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर है 24। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, द यंग्स मॉडुलस ऑफ परफेक्टली रिजिड बॉडी। परफेक्ट या आइडियल बॉडी के लिए यंग्स मॉडुलस इन्फिनिट होगा। क्यों? यंग मॉडुलस के फार्मूले में स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, तो उसकी जो स्ट्रेन है यानी चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, उसकी चेंज इन लेंथ 0 आएगी ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय जब 0 आएगा तो ये इंफिनिटी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द नेट चार्ज ऑन एन एन टाइप मटेरियल। बहुत सिंपल सा, न्यूट्रल होता है एक्चुअली, कोई चार्ज उस पर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 8, द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट आर सेम एज दैट ऑफ। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है? h। तो अगर आप देखें तो इसकी फार्मूला बनता है E/F। तो E है जूल और F है 1 ओवर सेकेंड। तो 1 ओवर सेकेंड ऊपर आके क्या बनाएगा? ये सेकेंड बना देगा, तो जूल सेकेंड। जूल सेकेंड यूनिट है एंगुलर मोमेंटम। तो इट मींस के डायमेंशन सेम हुई प्लैंक्स कांस्टेंट की और एंगुलर मोमेंटम की। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ पार्टिकल हैविंग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड। पॉजिट्रॉन ऐसा पार्टिकल है, सी ऑप्शन में जो लिखा हुआ है, जिसका मास इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, जबकि उसके ऊपर जो चार्ज है दैट इज इक्वल टू 1 प्रोटॉन। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 10, इन जीएम काउंटर द क्विंचिंग ऑफ डिस्चार्ज मींस, यानी डिस्चार्ज को खत्म करने के लिए क्या होता है? गैस के लिए जरूरी है जो उसके अंदर फील्ड है कि वो कंडक्टिंग हो प्लस सैचुरेटेड हो। सी ऑप्शन इसकी करेक्ट है। तो क्विंचिंग क्या प्रोसेस है वो तफसील से यहाँ पे अभी नहीं समझाया जा सकता। ये न्यूक्लियर फिजिक्स के चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में ये टॉपिक मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट इक्विवेलेंस 1 क्यूरी। बी ऑप्शन करेक्ट है, 3.70 10⁻10 becquerel. The dead time of GM tube, क्वेश्चन नंबर 12, इसकी सी ऑप्शन करेक्ट है, 10⁻⁻4 सेकेंड। ये फिक्स्ड वैल्यूज हैं, इसलिए इन पे कोई कंसेप्चुअल चीज़ नहीं है। तो आपको जो आंसर बुक के अंदर आपके रिटन है उन्हीं को आपने पढ़ते हुए, अगर आप अपनी बुक रीडिंग करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएंगे, उनको हाईलाइट कर लें और याद रखें। कंफ्यूजन करने के लिए आप देख लें, ऊपर वाले क्वेश्चन में उन्होंने
एग्जैक्ट वैल्यू ए ऑप्शन में लिखी, सिर्फ किसके साथ, एक्सपोनेंट 10⁻+ +10 की बजाय माइनस कर दिया, तो वो गलत आंसर है, बी ऑप्शन उसकी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 12 की सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, इफ रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल इज m0 and relativistic mass is m, then kinetic energy इक्वल होती है m माइनस m0 c स्क्वायर, या आप कह सकते हैं mc² इक्वल्स टू m माइनस m0 c स्क्वायर। तो इसी में से c स्क्वायर कॉमन लेके ये c ऑप्शन लिखी हुई है, m माइनस m0 ब्रैकेट में और c स्क्वायर। क्वेश्चन 14, द टारगेट एलिमेंट इन एन एक्स-रे ट्यूब मस्ट हैव, हाई एटॉमिक नंबर उसका होना चाहिए और वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल होनी चाहिए जो मेल्ट ना हो, इसके भी आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, द बम्बार्डमेंट ऑफ नाइट्रोजन विद अल्फा पार्टिकल विल प्रोड्यूस, नाइट्रोजन होती है 7n14, तो ये रिएक्शन बुक में लिखा हुआ है आपके। अल्फा पार्टिकल होता है 2 हीलियम 4 2He4, तो इससे आपको आमतौर पे प्रोटॉन मिलता है, तो पहले प्रोटॉन लिख लें 1H1। अब बाकी क्या बचा, 7 + 2 9, उसमें से 1 इधर आ गया तो यहाँ पे 8 आएगा, और ऊपर 14 + 4 18, उसमें से एक मैस नंबर हाइड्रोजन के पास चला गया, ऊपर बचा 17, तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन बन रही है, तो ये रिएक्शन बना 8O17 + 1H1। आंसर यहाँ पे कौन सा आपके पास ठीक है, वो है डी, क्योंकि 1H1 इज प्रोटॉन, हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है इसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं, प्रोटियम भी कहते हैं, और सिंपल प्रोटॉन भी न्यूक्लियर फिजिक्स में कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स में उनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आमतौर पे हाई एनर्जी रिएक्शंस के अंदर वो शेल से निकल चुके होते हैं, सिर्फ न्यूक्लियस रह जाता है। क्वेश्चन 16, डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन, ये ए ऑप्शन करेक्ट है, mt⁻⁻2, तो इसको आप फार्मूले की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, वैसे भी याद रख लें, mt⁻⁻2 इज द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। क्वेश्चन 17, as x is equal to a³ b² over √cd, if percentage error in a, b, c and d are 1, 2, 4 and 3 respectively, then error in x, अब देखें इसमें रूल यूज करना है हमने, a³ a की एरर है 1, तो इसको इसकी पावर से मल्टीप्लाई कर दें, 1 × 3, ये हमने a की परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर ली। इसमें ऐड कर दें आगे b की एरर, b की पावर है 2 और उसमें एरर है 2, तो 2 × 2, फिर प्लस कर दें c की पावर है हाफ यानी √, ये नहीं देखना कि वो -½ है या +½ है, वो है हाफ, और उसको मल्टीप्लाई कर दें 4 से, क्योंकि c में परसेंटेज एरर थी 4, प्लस आखिरी वैल्यू d की पावर भी है हाफ, और उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो अब आप इनको इकट्ठा करें, 1 × 3 3, 2 × 2 4, 1/2 × 4 2, प्लस 1/2 × 3 1.5 या 3/2 लिख लें, 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10.5, सो आवर आंसर ए ऑप्शन इज करेक्ट, 10 जो लिखा हुआ है ये इसमें ठीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, इफ टू फोर्सेस, ऊपर वाले क्वेश्चन में दोबारा सुन लें कि आपने सिंपल परसेंटेज एरर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है, जैसे 1% एरर थी a में, तो a की पावर के साथ इसको हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरह b की परसेंटेज एरर 2 थी, इसको b की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, c की परसेंटेज एरर 4 थी, इसको हमने c की पावर √ में था हाफ, 4 को हाफ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरह 3 को हमने d की पावर भी हाफ थी, उसे भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, उन सबको ऐड किया, फिर सिंप्लीफाई करके, तो 10 के करीब हमारा आंसर आया।
Question 18. If two forces P and Q are parallel, then their resultant will be, parallel है तो वो simply add हो जाएंगे, C option, P plus Q. कोई इसमें अंडर रूट या स्क्वायर वगैरह करने की जरूरत नहीं है. स्क्वायर के साथ ये उस वक्त ऐड होते हैं जब ये परपेंडिकुलर होते हैं और आप उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 19 है, विच पेयर ऑफ फोर्सेस कैन प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट ऑफ 15 न्यूटन. है तो ये नस्ट का क्वेश्चन, लेकिन मेरी राय में इसमें विच पेयर ऑफ परपेंडिकुलर फोर्सेस आए तो फिर आपकी ये डी ऑप्शन करेक्ट है. अगर ये नहीं आए तो ये ए ऑप्शन भी इसमें करेक्ट हो सकती है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल एडिशन में ये दो फोर्सेस भी 15 का रिजल्ट ला सकती हैं, ए ऑप्शन वाले. लेकिन परपेंडिकुलर फोर्सेस में आप इसको इस तरह फार्मूले के तहत ऐड करेंगे, यानी अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 13 का. ये कंपोनेंट्स बन जाएंगे एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट की तरह. तो अंडर रूट 14 49 प्लस 1 69. तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तकरीबन 14.8 यानी 15 के करीब आंसर आता है. क्वेश्चन 20 है, विच शोज करेक्ट रिलेशन बिटवीन एच एंड टी. तो इसको हम इधर ही सॉल्व करने, पहले भी हमने ये एक लेक्चर में सॉल्व किया था. आप हाइट का फार्मूला लिख लें, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g. अब इसको आपने करना ये है कि 4 से एक तो मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, नीचे भी 4 में, और उसके साथ साथ g से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करना है. नीचे भी g रखें और ऊपर भी g रखें. ये दो चीजें याद रखें इस क्वेश्चन के. 4 से भी आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया और g से भी. अब देखें हम टाइम का रिलेशन दूसरी तरफ बनाएंगे, तो वो रिलेशन ये बन रहा है कि ये जो 4vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, इसको हम लिखेंगे 2vi साइन थीटा होल स्क्वायर ओवर जी स्क्वायर इंटू एक जी इसके बाहर भी लिखा हुआ है, और नीचे 4 2 8 भी हो गया. तो अब आपके पास ये, मैं कलर चेंज कर लूं तो आपको आसानी से नजर आएगा. ये जो राइट साइड पे रिलेशन बन रहा है 2vi साइन थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर बन गया. ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला 2vi साइन थीटा ओवर जी होता है. तो ऊपर भी स्क्वायर हो रहा है, नीचे जी का भी स्क्वायर हो रहा है. तो ये बन गया हाइट इक्वल्स टू टी स्क्वायर इंटू जी ओवर 8. तो अब देखें टी स्क्वायर इंटू जी ओवर 8 कहाँ लिखा हुआ है, ये ए ऑप्शन में लिखा हुआ है. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. तो आज हमने इसके FLP के 20 क्वेश्चंस कर लिए. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 21 से लेके हम 40 तक के क्वेश्चंस जो हैं वो रिकॉर्ड करेंगे. थैंक यू वेरी मच.